Hello everyone. So today we are going to start with TYBCom semester 5 costing, and we are going to introduce the subject of cost accounting. So cost accounting is a new subject in TYBCom now to all of you, because you have only one account. In the S5 you have studied management account. So now we are going to start with the subject of cost accounting. So cost accounting basically ये जो subject है आपका, ये जो टीवाई में इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में कुछ चैप्टर्स के थोड़े से इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि आपको कितने सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। एक ओवरऑल कोटेशन होगा, स्टेटमेंट बनेगा जिसमें सारे टाइप के कॉस्ट हम रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि हम अपनी सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सके। सो वी विल बी लर्निंग हाउ मेनी चैप्टर्स इन दिस इज द चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, उसमें प्रॉपर वे से सिस्टमैटिक बेस पे प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरीके से आपको सारे कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है ताकि हम हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिसाइड कर सके। एंड बाय डिसाइडिंग द टोटल कॉस्ट वी कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस कि हमको कितने सेलिंग प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेचना है ताकि हमको जो प्रॉफिट हो वो हम इजी तरीके से कैलकुलेट कर सके। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इसमें हम क्या करेंगे कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस है, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट्स सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पे हमें दो प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट विल बी द चैप्टर कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। फर्दर अगर हम देखें तो हमें मटेरियल कॉस्टिंग करके एक चैप्टर पढ़ना है, ये काफ़ी इजी चैप्टर्स है मटेरियल कॉस्टिंग। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है लेबर कॉस्टिंग, एंड देन वी हैव टू स्टडी कॉल्ड एज ओवरहेड्स कॉस्टिंग। सो ये तीनों चैप्टर्स थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तीनों के तीनों डायरेक्ट कॉस्ट में कवर होते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में लेबर भी कवर होगा और डायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स भी होगा, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो दिस 3 चैप्टर्स विल बी रिलेटेड विथ ईच अदर। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग जिसमें हम लेबर के जो बोनस है बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने फॉर्मूलाज दिए हैं वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, और ओवरहेड्स में हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द ओवरऑल सिलेबस फॉर योर TYBCom। तो ये इतने 5 चैप्टर्स हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 वॉज कॉस्ट शीट, चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज रिलेटेड विथ चैप्टर नंबर 1। तो इसीलिए जब तक हम फर्स्ट टॉपिक को अच्छी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक हमें सेकेंड चैप्टर में हम जा नहीं पाएंगे, बिकॉज रिकंसिलिएशन पढ़ने के लिए आपको पहला चैप्टर बहुत ज़रूरी है। एंड जो बाकी मैंने 3 चैप्टर्स आपको बताया, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग, ये भी थोड़े बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन काफ़ी ईजी है, आप इसमें अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। फर्दर अभी कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज नथिंग बट, कॉस्टिंग बेसिकली एक टेक्निक है कि हम एक प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो अगर हम हमारे टोटल कॉस्ट को प्रॉपरली फाइंड आउट कर सके तो ही हम हमारी प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हैं, तो ही हम हमारे सेलिंग प्राइस को एडजस्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 8 रुपीज़ लगता है, तो 8 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट है। अभी वो टोटल कॉस्ट में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड होगी वो सारी चीज़ें हम कॉस्ट शीट में पढ़ेंगे कि फैक्ट्री के कितने खर्चे हैं, ऑफिस के कितने खर्चे हैं, एज वेल एज सेलिंग या मार्केटिंग के उसमें कितने एक्सपेंसेस है। ऑल दिस विल बी एडेड टुगेदर, देन द 8 रुपीज़ विल बी कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड दैट इज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्टिंग एज वेल एज इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट रिपोर्टिंग। हम कॉस्ट रिपोर्ट करेंगे और कॉस्ट को कंट्रोल भी करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल भी हमें करना है, बिकॉज अगर हम अननेसेसरी के हैवी एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो बढ़ते जाएगा, और जितना आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। जैसे हम अगर एक प्रोडक्ट 8 रुपीज़ में बनाते हैं और 10 में बेचते हैं, सिमिलरली अगर हमारा कॉम्पिटिटर वही प्रोडक्ट 7 में बना के 10 में बेचता होगा तो उसे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो
तो हमको ये देखना है कि हम हमारी कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करें. तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न. सो नाउ व्हाट इज द नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग. सो वी आर फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जो मैंने आपको अभी बताया कि हम प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट ढूंढेंगे और उस बेसिस पे हम हमारी सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे. कॉस्टिंग जो है या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये एक टूल है डिसीजन मेकिंग के लिए या प्लानिंग करने के लिए. तो हमें अगर प्रॉपर बड़े लेवल पे डिसीजंस लेने होंगे तो उसके लिए भी कॉस्टिंग यूज होता है. और जो हमारे मटेरियल्स है, जो हमारा रॉ मटेरियल लगता है, जो हमारे लेबर लगते हैं, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो वी विल बी लर्निंग मोर इन डिटेल अबाउट दिस कि व्हाट constitutes the direct expenses and which are the indirect expenses. तो ये सारे पॉइंट्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ये जरूरी है. तो अगर हम देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ही प्रिपेयर्स द ट्रेडिंग P&L, ही प्रिपेयर्स द बैलेंस शीट. तो उसमें हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के अमाउंट से असेट्स एंड लाइबिलिटीज पता चलती है. बट कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफाई करना है कि एक प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें कितना प्रॉफिट होगा. उस बेसिस पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती है और उस बेसिस पे हम कॉस्टिंग का यूज करते हैं या कॉस्ट शीट का यूज करते हैं. तो फिलहाल जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉस्ट शीट. So cost sheet is what? Cost sheet is basically a statement. So cost sheet is a statement which records all the different types of cost in a systematic manner. हम सारे कॉस्ट को एक साथ नहीं डालने वाले, हम कॉस्ट को क्या करने वाले, डिवाइड करेंगे एक एक पार्ट में. सो जैसे हमने डायरेक्ट कॉस्ट को अलग कर दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग कर दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी हमने क्या किया, फैक्ट्री के कॉस्ट को अलग कर दिया. यहाँ पे कॉस्ट के लिए कॉस्टिंग में बार बार वर्ड यूज होगा तो आपको आगे से ध्यान रखना है, विच इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स. सो फैक्ट्री कॉस्ट नहीं हम बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स. Similarly, office and administration overheads and selling and distribution. So in the SY you have already studied in management accounts different types of bifurcation related to your cost. तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट का, उसमें आपने पढ़ लिया है. सिमिलर यहाँ पे भी है. यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. नंबर 1 इज फैक्ट्री, नंबर 2 इज ऑफिस एंड नंबर 3 इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो टोटल कॉस्ट के लिए भी काफी यूजफुल हो जाता है कि हमको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ऑफिस में कितना खर्चा हुआ तो हम ऑफिस का खर्चा अलग से देख पाएंगे. हमें अगर देखना है फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ तो फैक्ट्री में भी हम देख पाएंगे और हम इन एक्सपेंसेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. तो वी कैन डू कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट. यू कैन सी द पॉइंट ओवर हियर, इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट. एंड एज यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में कॉस्ट शीट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. और उसके बेसिस पे समझो हमने इस साल के सारे एक्सपेंसेस को लेके एक कॉस्ट स्ट्रक्चर या कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया तो वी कैन हैव अ प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो हम इस साल से अगले नेक्स्ट ईयर का जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके बेसिस पे वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट कि हमारा अगर इस साल 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्ट का इतना कॉस्ट है तो 20,000 यूनिट्स के लिए नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट कितना होगा. तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है विच इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट. तो वी कैन हैव एन एस्टिमेशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट रिलेटेड टू द पॉइंट. ओके फाइन. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ये 3 कॉस्ट आपको ध्यान में रखने हैं, एक एक करके बताता हूं. नंबर 1 है हमारा वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो सेल्स के साथ रिलेट करता है. जैसे अगर सेल्स बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगा, सेल्स कम होगा तो ये कॉस्ट कम हो जाएगा. सो इसमें हम काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, या जो भी हमारा सेल्समैन है, सेल्समैन को कमीशन देंगे समझो 10%. सो अगर हमने 10,000 का सेल किया तो 10,000 पे 10%, 1,000 हम उसको कमीशन देंगे. अगर हमने 20,000 का सेल किया तो 20,000 पे हम उसको 10% कमीशन देंगे तो हो जाएगा 2,000. तो देखो कमीशन जो है 1,000 से 2,000 बढ़ गया, लेकिन जो हमारा सेल जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारा कमीशन भी बढ़ रहा है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना. तो वेरिएबल कॉस्ट किसके साथ रिलेट करता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स के साथ रिलेट करता है. अगर हमारा सेल रिड्यूस होगा तो ये कॉस्ट भी कम होगा, अगर हमारा सेल बढ़ जाएगा तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा.
नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो फिक्स रहता है। जैसे हमने हमारे जो ऑफिस था वो हमने रेंट पे लिया है, तो हमारा जो उसमें एक्सपेंस होने वाला है जैसे रेंट, तो रेंट जो है वो हर महीने फिक्स रहेगा। आप उसमें 24 आवर्स काम करो, अगर आप उसमें 10 जो जितना भी आप 1 आवर काम करो, 2 आवर काम करो, जितना भी आप उसमें काम करो, एग्जैक्टली कॉस्ट जो रहेगा वो फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला है। जैसे सैलरी की बात करें तो सैलरी भी फिक्स होने वाली है। सो ऑल दिस कॉस्ट विल बी कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो सेल्स के साथ रिलेट नहीं करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स दिस कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। तो ये कॉस्ट जो रहेगा वो फिक्स रहने वाला है। और एक तीसरा है जो उसी का बाइफर्केशन है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। तो पार्टली इसमें फिक्स है, पार्टली इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं किया लेकिन फिर भी हमें मिनिमम चार्जेस तो आएंगे ही आएंगे, तो मिनिमम चार्जेस जो है वो आने ही वाले हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं किया होगा तो भी आएंगे, और अगर हमने कंज्यूम किया तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जितना हमने कंज्यूम किया उतना हमें पेमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट हमको इसमें याद रखने हैं। अभी हम कुछ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे हम। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट अगर हम देखें तो ये सारे पॉइंट्स हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नंबर 1, ये आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट है इस बार। सो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट एक्चुअली कैलकुलेट करते वक्त हम 3 पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। हमें नंबर 1 लेना है डायरेक्ट मटेरियल। जो ये प्राइम कॉस्ट है विच इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ये हमने तीनों कॉस्ट को जब इंटीग्रेट किया, तीनों कॉस्ट को जब हमने प्लस किया तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। कौन से कॉस्ट को हमें प्लस करना है? डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस। वेजेस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर ओवर हियर, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट करने वाले कॉस्ट है, तो इसीलिए ये प्राइम कॉस्ट में कवर होंगे। नंबर 2, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर जो क्वेश्चन होगा हमारा कॉस्ट शीट में, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क्स कॉस्ट। अभी वर्क्स कॉस्ट क्या है? वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया इस चैप्टर में हम सारे कॉस्ट को बाइफरकेट करने वाले हैं, सारे टाइप के ओवरहेड्स को बाइफरकेट करने वाले हैं। उसमें नंबर 1 आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो टोटल होगी वो टोटल में अगर हम प्राइम कॉस्ट को प्लस करते हैं तो हमें वर्क्स कॉस्ट मिलता है। हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल इसमें सिर्फ थियोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। तो वर्क्स कॉस्ट में अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सो आई हैव यूज्ड ओवर the word over here, that is overheads. Overheads is nothing but all the total of office and administration. तो जितने भी हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ऑफिस में जो सैलरी हम देंगे, इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस है। सो वो सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा दैट इज कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में वर्क्स कॉस्ट को प्लस करें तो हमें आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमें ढूंढना है COGS। COGS का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे ढूंढेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढने के लिए जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को प्लस करना है, उसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को डिडक्ट करना है। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा COGS विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आपने प्राइम कॉस्ट में कुछ एरर कर लिया, कुछ कैलकुलेटिव गलती कर ली उसमें, तो आपका वही मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली आपके आगे के भी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिल सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स आप क्लियरली पोस्ट करोगे आपके ऑफिस ओवरहेड्स में या आपके फैक्ट्री में या सेलिंग में, उतने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। वर्क्स कॉस्ट के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज दी COGS के बारे में हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे ढूंढेंगे? अभी फाइनल पॉइंट अराइज होता है, सारे टोटल को, सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद फाइनल पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नथिंग बट तो टोटल ऑफ COGS प्लस ऑल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जो भी सेलिंग के खर्चे हैं, सेलिंग में हम एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं, हमारे मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस ले सकते हैं,
एज वेल एज जो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है, सेलिंग सेल्समैन का जो कमीशन है, ऑल दिस कॉस्ट विल बी कवर्ड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है उसका टोटल, और जो COGS हमने पिछले स्टेप में देखा उसका टोटल, दोनों को आपको ऐड करना है, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पूरे के पूरे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, विच इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। So whatever will be your total cost, that will be totally calculated, and after that we will decide the profit हम decide कर सकते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट लेना है, 10% प्रॉफिट लेना है, 20% प्रॉफिट लेना है। और हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा सेल्स का। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, बिकॉज जब तक आपको इसके बेसिक्स नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस होंगे। एंड अगर आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम्स फेस होंगे तो 100% आपका नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम्स ही होगा, बिकॉज रिकंसिलिएशन इज रिलेटेड विद दिस। तो दैट इज वाई वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द बेस। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो पूरे आपके थ्योरेटिकल बेस के साथ रिलेट करेंगे कि किसमें क्या प्लस करने के बाद क्या मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है। बिकॉज हमें प्रैक्टिकली पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है जो 20 मार्क्स को कवर होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें हमें क्या ऐड करना है। अगर हमें वो पता होगा, प्रॉपरली फॉर्मेट पता होगा, तो हम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस। तो ये हमारा थियोरी था कॉस्ट शीट से रिलेटेड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और कुछ डाउट्स है तो डाउट्स भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्विंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।